देखो चैप्टर का नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की बात हो रही है तो सबसे पहले किसकी बात आएगी, लाइट की। किसकी आएगी, लाइट। तो लाइट होता क्या है, सबसे पहले बात किसकी आएगी, लाइट की। तो लाइट क्या है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो, लाइट आ रही है, इस पे गिर रही है, इससे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, मेरे आईज में आ रही है। तो अगर मैं इस लाइट को बंद कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा मेरे को, नहीं दिखाई देगा। तो क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे को चीजें देखने में क्या करवा रही है, विजुअलाइज करा रही है। मतलब इस चीज को मैं देख पा रहा हूँ, किसकी मदद से देख पा रहा हूँ, लाइट की वजह से। किसकी वजह से देख पा रहा हूँ, लाइट। तो लाइट क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to which help us to visualize the things। बात आई समझ में। ये ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि इस पे लाइट गिर रही है, लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो लाइट क्या करती है, हमारे को हेल्प करती है किसी भी चीज को क्या करने में, विजुअलाइज करने में। पर लाइट दिखाई देती है हमारे को, लाइट दिखाई देती है, लाइट दिखाई नहीं देती। लाइट खुद दूसरी चीजों क्या कराती है, विजुअलाइज कराती है। क्या कराती है, विजुअलाइज कराती है। अब इसमें ना 4-5 फैक्टर ध्यान रखना, ये वर्ड सुने होंगे तुमने। इंटेंसिटी, वेवलेंथ, सेंस ऑफ कलर। कलर पता है ना कौन कौन से होते हैं, विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर, VIBGYOR। इंटेंसिटी हो गया, वेवलेंथ हो गया, सेंस ऑफ कलर हो गया, और क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एंड क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। ये 5 फैक्टर है। क्या क्या, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेवलेंथ और सेंस ऑफ कलर। अगर मैंने मीडियम चेंज किया, क्या चेंज किया, मीडियम, तो इन पांचों पे से किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा और किस किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बताओ। तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस किस पे पड़ता है, स्पीड ऑफ लाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। इंटेंसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, सेंस ऑफ कलर भी चेंज नहीं होगा। तो यहां से क्या पता लगा, फ्रीक्वेंसी एंड सेंस ऑफ कलर डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। तो मीडियम पे कौन डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी डिपेंड करेगी, और क्या डिपेंड करेगा, वेवलेंथ डिपेंड करेगी। है या ना, बात समझ आई। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करेगी, यस। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी, नो। सेंस ऑफ कलर डिपेंड करेगा, नो। तो पेपर में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी इस मीडियम में इतनी थी, रे रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में गई, फ्रीक्वेंसी बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन ये कैसे आ सकता है, एक बीकर है, ठीक है, या एक मान लो पोर्ट है, या बीकर कुछ भी मान लो, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर तुमने एक बॉल गिर दी, तो बॉल का कलर फॉर एग्जांपल ब्लू था। क्या था, ब्लू था। अब बॉल पानी के पहले आपके हाथ में थी, अब वो बॉल कहाँ गिर चुकी है, पानी में, तो अब उसका कलर क्या दिखाई देगा, ब्लू ही दिखाई देगा। अगर ब्लू कलर की तो पानी के अंदर भी क्या दिखाई देगा, ब्लू। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ कलर। तो सेंस ऑफ कलर डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये दोनों चीजें क्या है, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। किस पे डिपेंड नहीं करते, मीडियम पे डिपेंड नहीं करते। किस पे डिपेंड नहीं करते, मीडियम पे। ये दोनों चीजें आपकी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। बात समझ आई, डिपेंड क्या क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी करेगी, नहीं। सेंस ऑफ कलर करेगा, नहीं। इंटेंसिटी करेगी, यस। वेवलेंथ करेगा, यस। और स्पीड ऑफ लाइट करेगी, यस। ठीक है, बात समझ आई। तुमने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान हो तो, म्यू इज इक्वल टू में क्या होता था, म्यू किसको डिनोट करते थे,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। म्यू क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू किसके बराबर होता है? सी बाय वी के। म्यू किसके बराबर होता है? सी बाय वी के। अगर मैं दो मीडियम की बात करूं, कितने मीडियम की बात करूं? दो मीडियम की, तो फर्स्ट मीडियम के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? म्यू वन इज इक्वल टू में सी बाय वी वन। सेकेंड मीडियम के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? म्यू टू इज इक्वल टू में सी बाय वी टू। बात आई समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को किससे नोट करते हैं? सी से। होता कितना है? 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी वैल्यू होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। म्यू टी इजिकल टू कितना हो गया? सी बाय वी टू। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये इक्वेशन क्या हो गई मेरी? म्यू वन वी वन इक्वल टू में सी। यस या नो? ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? म्यू टू वी टू इक्वल टू में सी। सी दोनों सी क्या है? सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके इंप्लाइज? म्यू वन वी वन किसके बराबर होएगा? म्यू टू वी टू के। और क्या बोल सकता हूं? म्यू इंटू वी क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। म्यू इंटू वी क्या आएगा? कांस्टेंट। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है, अब तुम्हें सीधा सीधा पता लग गया म्यू इजिकल टू में क्या होता है? सी बाय वी होता है। सी तो क्या है? कांस्टेंट है। तो म्यू इनवर्सली मोशन किसके हो गया? वी के। म्यू इनवर्सली मोशन किसके हो गया? वी के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली क्या होगी? चेंज होगी। भाई आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो, उसका मतलब क्या है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। मान लो एयर था, एयर से आप किस में गए? वाटर में गए। एयर से किस में गए? वाटर में। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। वाटर का कितना होता है? 4/3, 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3। तो एयर से कहां गए? वाटर में गए। जब एयर से आप वाटर में गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? चेंज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज। अब कुछ सोचो, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था एयर में? 1। जब पानी में गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा है घटा है? बढ़ा है। अगर म्यू बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तुम 10th क्लास में पढ़ के भी आए थे, रिफ्रैक्शन के अंदर जब रेयर से डेंसर में लाइट जाती है तो क्या करती है? बैंड करती है। बैंड क्यों करती है? स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? बढ़ गया रेयर से डेंसर के केस में। और स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो म्यू इजिकल टू में क्या होता है? सी बाय वी। समझ आ गया यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वेलोसिटी कैसे डिपेंड कर रही है ना? ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला और क्या होता है? v इजिकल टू में लैम्डा इंटू में f। v इजिकल टू क्या होता है? लैम्डा इंटू में f। v क्या होता है? यहां पे v क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। f क्या है? f क्या है? फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नहीं करती? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नहीं करती? नहीं करती। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? लैम्डा। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा? चेंज। और वेलोसिटी और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी? 1/म्यू के लिख सकते हो। अरे म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v के है तो मैं इसका ऐसे भी तो लिख सकता हूँ v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/म्यू। कोई गलत बात कोई है? सही बात तो है। म्यू इक्वल टू सी बाई वी होता है। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v लिख सकता हूँ तो मैं v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू भी तो लिख सकता हूँ। है ना? इनवर्सली का मतलब होता है खाली म्यू की बात करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली की बात करता हूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/म्यू के। या मैं खाली सिंपल क्या बोल सकता हूं? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के। बात समझ आ गया? इनवर्सली और डायरेक्टली कब बोलते हैं? अगर मैं ये पूरी टर्म बोल रहा हूं तो उसको क्या बोलूंगा? डायरेक्टली। अगर खाली मैं डिनोमिनेटर बोल रहा हूं तो उसको क्या बोलूंगा? इनवर्सली। बाय चांस अगर खाली मैं न्यूमिनेटर बोलता जब भी क्या बोलता? डायरेक्टली। क्या बोलता? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। तो इससे पता लग गया भाई क्या क्या चेंज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ तो क्या चेंज होएगा? वेवलेंथ चेंज होएगा। और क्या होएगा? स्पीड ऑफ लाइट चेंज होएगी।
और क्या चेंज होगी, इंटेंसिटी चेंज होगी। क्या चेंज होगी, इंटेंसिटी। बात समझ में आ गई, पक्का? ठीक है। तुमने एक नाम सुना है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है बताओ? मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होती है। क्या होती है? सिंगल वेवलेंथ होती है जिनकी, और जिसमें सारी की सारी लाइट क्या होती है? तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है? सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होता है। और व्हाइट लाइट क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? सिंगल सोर्स, या क्या बोल सकते हो, सिंगल वेवलेंथ। क्या बोल सकते हो? सिंगल वेवलेंथ। और क्या बोल सकते हो? सिंगल सोर्स। व्हाइट लाइट क्या होती है? प्रिज्म वाला केस क्या था 10th क्लास में, ध्यान हो थोड़ा बहुत। प्रिज्म में क्या करता था? व्हाइट लाइट घेरते थे। प्रिज्म में से फिर क्या, कितनी लाइटें निकलती थी? 7 कौन सी लाइट निकलती थी? विबग्योर। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? व्हाइट लाइट। इन सातों के कॉम्बिनेशन को, अगर मैं इन सातों को कंबाइन कर दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाइट लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्हाइट लाइट। चलो मेरे को एक चीज बताओ, जैसे ये ब्लैक है थोड़ा, तो ये ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है तुम्हारे को? ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है? देखो इस पे क्या गिर रही है? व्हाइट लाइट गिर रही है, पर दिखाई क्या दे रहा है? ब्लैक। बिकॉज ये ऑब्जेक्ट खाली ब्लैक लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बाकी सब लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। जो चीज रिफ्लेक्ट होगी वही तो हमारी आइज को दिखाई देती है। तो ये कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है? ब्लैक। जैसे फॉर एग्जांपल ये कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लू दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? बाकी कलर ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हमारे को भी कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ब्लू दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ब्लू। क्योंकि ब्लू क्या कर रहा है? वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ब्लू क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये मानो ये मिरर है। क्या है ये? प्लेन मिरर जो घर में देखते हो। ये बंदा खड़ा है यहाँ पे। अब इसकी पूरी की पूरी इमेज बन जाएगी, यस या नो? ठीक है। अब ये मिरर है, ये बंदा खड़ा है, ये पीछे से इसकी पॉलिश हुई पड़ी है। अब इमेज बनेगी नहीं बनेगी? देखो इमेज बनेगी। मिरर का साइज क्या है? स्मॉल है। खाली हमारे को जो इमेज है वो क्या नहीं होगी? विजिबल नहीं होगी। क्या नहीं होगी? विजिबल नहीं होगी। बात समझ आई? तो मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मिरर। मतलब क्या हुआ कि इमेज तो बनेगी बट विजिबल नहीं होगी। तो साइज पे क्या डिपेंड करता है कि वो इमेज विजिबल होगी या नहीं होगी। जैसे अभी ये मिरर है, ये खाली इतना पार्ट इसको दिखाई देगा, ये मेरे को मिरर में दिखाई दे रहा है, इसको ये अपना पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसके अंदर। ठीक है। तो खाली क्या डिपेंड कर रहा है? साइज पे डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है? साइज पे। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा इतनी दूर को यहाँ खड़ा हुआ है, ये पूरा भी दिखाई दे सकता है इसको। मतलब क्या हुआ? इमेज तो पूरी बन रही है बट लेकिन उसका साइज क्या है? स्मॉल है। बात समझ आ गई? तो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन द साइज, और फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन द मिरर, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मिरर? नो। बात समझ आई? इमेज बनती ही बनती है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मिरर बट डिपेंड अपॉन द विजिबिलिटी, कि वो दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। बात समझ आ गया? तो साइज पे क्या डिपेंड करता है? साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर डिपेंड विजिबिलिटी। मतलब विजिबिलिटी डिपेंड किस पे करेगी? साइज ऑफ द मिरर पे डिपेंड करेगी। विजिबिलिटी डिपेंड किस पे करेगी? साइज ऑफ द मिरर पे। नेक्स्ट,
और डज नॉट डिपेंड अपॉन क्या लिख सकते हो? फॉर्मेशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मिरर। आई बात समझ नहीं आई? विजिबिलिटी क्या करती है? डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ मिरर पे। पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मिरर। आई बात समझ में? ठीक है। अब फर्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। क्या आता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस पे लाइट गिरी, तो जो लाइट गिरती है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इस सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। लाइट वापस गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये लाइट गिरी, ठीक है, ये लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। देखो जो ये लाइट गिरती है इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट सरफेस के ऊपर गिर रही है, ये हमारा क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड होएगा जब भी तो रिफ्लेक्ट होएगी, मानते हैं इस बात को? ये सरफेस है, सरफेस पे लाइट गिरी, तो लाइट गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये जो रिफ्लेक्ट हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होएगा उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा क्या होएगा? एंगल आई, एंड दिस इज एंगल। बात समझ आई? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? उस सरफेस के वो क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है वो कितना होएगा? 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होएगा? 90 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 90 है, ये आई है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस आई। सिमिलरली ये कितना है? आर है, तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस आर। इतनी बात समझ आई? अब मैं क्या, अब मेरी लैंग्वेज सुनना। सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है? सरफेस और इंसिडेंट, ये सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये वाला एंगल, ये सरफेस था, ये इंसिडेंट रे थी, इसके बीच का एंगल कितना है? 90 माइनस आई। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? आर। लैंग्वेज सुनो क्या बोल रहा हूं। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल, तो उसे क्या बोलेंगे? एंगल आर। तो रिफ्लेक्शन में दो लो है। कितने लो है? दो लो। फर्स्ट लो क्या बोलता है? एंगल आई किसके बराबर है? एंगल आर के। जो ये जो इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये किसके इक्वल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब मेरे को एक चीज बताओ, आई और आर आपस में क्या है? इक्वल। मतलब मैं 90 माइनस आई लिखा हुआ है, तो आई की जगह और क्या लिख सकता हूं? आर। तो मतलब ये वाले दोनों एंगल भी आपस में क्या है? इक्वल है। दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल। बात समझ आई? आई किसके इक्वल है? ये आई किसके इक्वल है? आर के। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ आई? ठीक है।
अब इसी में एक वर्ड उठ के आता है डेविएशन। क्या आता है? डेविएशन का मतलब क्या होता है कि कोई रे आई है आपकी, कितने एंगल से वो डेविएट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? डेविएशन। मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में इस रे को कहां जाना चाहिए था? एक्चुअल में रे कहां जाती? बताओ भाई। ये यहां जाती है या ना? पर ये इतने एंगल से क्या हो गई? डेविएट होगी। क्या हो गई? डेविएट। बात समझ आई? जा कैसे रही थी? यूं सीधी सीधी जा रही थी, पर ये यूं हो गई। जाना क्यों था? ये जाना था, पर हो क्या गई? ये मतलब ये वाला एंगल क्या आ गया? एंगल ऑफ, देखो ना, रास्ता ये था सीधा जाने का, पर इतने एंगल से मुड़ गई। तो मुड़ी कैसे? यहां जाना था, यहां आ गई, तो इतने एंगल से क्या हो गई? डेविएट हो गई। क्या होगी? डेविएट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को किससे नोट करते हैं? डेल्टा से। एंगल ऑफ डेविएशन को किससे नोट करते हैं? डेल्टा से। बात समझ आई? डेल्टा क्या होता है भाई? एक्चुअल में जाना कहां चाहिए था? यहां पे, चली कहां गई? यहां पे, तो इतने एंगल से क्या हो गई? डेविएट होगी। अब ये एंगल निकालना है हमें, ये एंगल कितना होएगा। अब सुनो, लीनियर लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है? कोई भी लीनियर लाइन है, उस पर टोटल एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। कितना होता है? 180। कितना होता है? ये ए है, ये क्या है? बी है। तो ये लीनियर लाइन है, लीनियर लाइन पे एंगल कितना होता है? 180। अब सुनो, निकालना कौन सा है मेरे को? ये वाला। अगर मैं ये वाला इसमें से माइनस कर दूं तो ये वाला आ जाएगा मेरे पास। भाई साहब ये देखो ऐसा कुछ है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? डेल्टा बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? ये पूरा एंगल कितना है? 180। हमें पता है आई और आर आपस में क्या इक्वल होते हैं, तो इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूं? 2i। आया ना? ये पूरा 180 है, ये 2i है। अगर मैं 180 में से 2i घटा दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास। तो डेल्टा किसके बराबर आ गया? 180 माइनस 2i। और क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस 2r। आई की जगह आर भी तो लिख सकता हूं। तो 180 माइनस 2r, ये क्या आ गया मेरा? एंगल ऑफ डेविएशन। ये मेरा क्या आ गया? एंगल ऑफ 180 माइनस 2r। बात समझ आ गया? एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? जहां पे एक्चुअल रेज जा रही थी इतने एंगल से मुड़ गई, तो जितने एंगल से मुड़ी उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन आया कितना? 180 माइनस 2i। कितना आया? 180 माइनस 2i। ठीक है, फर्स्ट लॉ समझ आ गया। फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल आई किसके बराबर है? एंगल आर के। एंगल आई किसके बराबर है? एंगल आर के। अब पेपर में सिंपल सा देखो, पेपर में तो नहीं, सिंपल क्या पूछ सकता है? ये आपको दे दिया 80 डिग्री। कितना दे दिया? आपसे बोलिए फाइंड द एंगल, क्या? फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस। क्या बोल दिया आपसे? फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस। इंसिडेंट रे एंड सरफेस के बीच में क्या निकालना है? एंगल निकालना है। इंसिडेंट रे सरफेस के बीच में क्या निकालना है? एंगल। आप देखो कैसे करोगे? नॉर्मल खींच दूं? खींच दिया? मुझे पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है? एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के। तो ये वाला एंगल कितना हो गया मेरे पास? ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40। ओवरऑल एंगल कितना होता है? 90। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 में से कितना माइनस कर दूंगा? 40। तो एंगल कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। आई बात समझ में? आया ना? ठीक है, फर्स्ट लॉ समझ आ गया। एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के। लाइट गिरती है, रिफ्लेक्ट हो गई,
या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कितने एंगल से डेविएट होगी उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। वो आता है कितना है? 180 माइनस 2i। रटना नहीं है, समझ आ गया ना भाई? इतना गया, ये निकालना है। तो लीनियर लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है? 180। इसमें से क्या कर दिया? ये वाला एंगल माइनस करना है, तो ये वाला एंगल कितना था? 2i। कितना था? 2i। तो 180 माइनस कितना हो गया? 2i हो गया। ठीक है, अब सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie on same plane। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये मान लो थोड़ी देर के लिए ये मिरर है। ये क्या है? मिरर है। ये मिरर रखा हुआ है, ठीक है? ये मिरर है, इसको मैं यूं रख रहा हूं। ये मिरर हो गया। अब लाइट गिर रही है, ये मिरर हो गया तो ये लाइन खिंच गई। ये क्या हो गया? मिरर हो गया। अब मिरर पे क्या गिर रही है? एक लाइट गिर रही है, इंसिडेंट रे। और क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। और नॉर्मल भी कहाँ है? इसी प्लेन में। मतलब ये तीनों क्या है? एक ही प्लेन में। इस बोर्ड को एक प्लेन मान लो, एक प्लेन है। ये मान लो ये मिरर है, ये मिरर का प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन है। तो इंसिडेंट रे इसी बोर्ड पे, नॉर्मल भी इसी बोर्ड पे, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड पे। तो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही है, वही लिखा हुआ है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। बात आई समझ में? भाई साहब ये मैंने मिरर था, तो इंसिडेंट रे ये आई, इस बोर्ड को एक प्लेन मानो। एक प्लेन है ना ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बाहर वाली क्या होगी? जेड एक्सिस। तो जो ये रखा हुआ है वो किस में रखा हुआ है? मिरर एक्स जेड में। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है बाहर, तो ये किस में रखा हुआ है? एक्स जेड में। और ये एक्स है, ये वाई है। बोर्ड किस में है? एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन में? एक्स वाई। तो जो इंसिडेंट रे गिरेगी वो किस में गिरेगी? एक्स वाई में। नॉर्मल भी किस में है? रिफ्लेक्टेड भी किस में है? तीनों सेम प्लेन में लाई कर रही है, हाँ या ना? तो मैं क्या बोल सकता हूं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। दूसरा समझ आया? ठीक है। अब इसी में एक चीज आती है, मैंने आपको क्या बोला? ये क्या है? सरफेस है, इस पे क्या गिरी? इंसिडेंट रे गिरी। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो, इसको क्या बोल सकता हूं? इंसिडेंट रे का वेक्टर। ये क्या हो गया? नॉर्मल का वेक्टर। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर, है ना? इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन तीनों को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, ये क्या हो गया? इन तीनों क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ये क्या था? सरफेस था, इंसिडेंट रे गिर रही थी, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड है। अब देखो सुनो, अगर मैं इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालू, किसका? इंसिडेंट रे का और किसका? नॉर्मल का। अगर मैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल का क्या निकालू? क्रॉस प्रोडक्ट निकालू। अब एक चीज बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे एक्स और वाई में है तो उसका आंसर किस में आएगा? जेड में आएगा। ये किस में थे दोनों? अभी मैंने बताया एक्स वाई में। इसका आंसर किस में आ गया? ये आंसर आ गया जेड में। अब जेड के साथ आर का अगर डॉट प्रोडक्ट करूं तो एंगल कितना होएगा? फिर दोबारा बोल रहा हूं, सुनो आराम से। आई एन आर ये सारे के सारे किस में थे? सेम प्लेन में थे। सेम प्लेन अभी मैंने मान लिया किस में थे? एक्स वाई में थे। किस में थे? एक्स वाई में थे। किस में थे? एक्स वाई में। अगर मैं आई और एन का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, ये एक्स वाई में थे तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो किस में आएगा? जेड में। ठीक है, जेड में आ गया आंसर। किसका आंसर आ गया? आई क्रॉस
एन का। आर किस में अभी, एक्स वाई में, तो एक्स वाई प्लेन से जेड का एंगल कितना होएगा 90। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल दूं इसके साथ तो कितना आएगा 0। क्यों, कोस 90 कितना होता है 0 होता है। क्या होता है 0। इसे हम क्या बोलते हैं, पेपर में ऑप्शन में आ सकता है, इसे बोलते हैं लो ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, लो ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। लो ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। आई बात समझ में, आ गई। अब देखो जरूरी नहीं है मैंने आई क्रॉस एन निकालना था, मैं आई के साथ आर का भी निकाल सकता था क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई क्रॉस आई कैप क्रॉस आर कैप, आई और आर का निकाला तो इनका रिजल्टेंट किस में आएगा जेड में। तो जेड के साथ किसका डॉट निकालूंगा एन का, वो कितना आ जाएगा 0। बात समझ आ गई। इसे हम क्या बोलते हैं, लो ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। लो ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। आया ना, समझ आया, लो ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। बात आ गई समझ में, पक्का, ठीक है। और ये हो गया लो ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म हो गया। दो लो थे, फर्स्ट लो क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और दूसरा लो क्या है, इंसिडेंट रे, डिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। बात समझ आई, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सरफेस, ये क्या है इंसिडेंट रे, क्या है नॉर्मल, क्या होएगा नॉर्मल भी यही होएगा, आया ना। ये भी क्या है नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है 0। तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी यहीं से वापस जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से वापस जाएगी, और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी कितना होएगा 0, क्योंकि एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के। तो जितना एंगल इंसिडेंट रे का होगा उतना क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे का होगा। और यहाँ पे एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 90। बात समझ आई क्या बोल रहा हूं भाई। ये सरफेस था, सरफेस पे क्या गिर रही है, लाइट गिर रही है, और वो कैसे गिर रही है, बिल्कुल नॉर्मल के साथ साथ। जब वो बिल्कुल नॉर्मल के साथ साथ गिर रही है तो इंसिडेंट रे का एंगल कितना है 0, रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल कितना है 0। एंगल ऑफ डेविएशन मेरे को बताओ कितना होगा 0 कैसे, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला कितना होता है 180 माइनस 2i। तो 180, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 0, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। बात समझ आई भाई। इससे हम क्या बोलते हैं, खुद देखो किस पे गिर रही है, ये नॉर्मल की जैसे, तो इसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट रे। अगर पेपर में क्वेश्चन में खाली नॉर्मल इंसिडेंट रे लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या समझे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0। समझ गए ना, पेपर में ये नहीं लिखाएगा, पेपर में लैंग्वेज में लिख देगा नॉर्मल इंसिडेंट रे। क्या लिख देगा नॉर्मल इंसिडेंट रे। नॉर्मल इंसिडेंट रे का मतलब जो लाइट गिर रही है उसका एंगल कितना है नॉर्मल के साथ है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या अभी बताया था, नॉर्मल और इंसिडेंट का एंगल। अब ये दोनों मर्ज होगी तो इनके बीच में एंगल कुछ है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 0। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला कितना होता है 180 माइनस 2i, आई कितना है 0 है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। आई बात समझ में, यस या नो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट रे।
अब देखो, ये सरफेस है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, ये क्या होएगा, इंसिडेंट एंगल, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है ना, ये क्या होएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अप्रोक्सीमेटली मान लो कि जो इंसिडेंट एंगल है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, रिफ्लेक्टेड एंगल भी अप्रोक्सीमेटली कितना है, 90 डिग्री, हाँ या ना, इंसिडेंट एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना है, अप्रोक्स बोल रहा हूं, कितना है, 90। रे ऐसे आई तो ऐसे जाएगी, अब एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2i, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, 0। एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, आई बात समझ नहीं आई, यहां पे क्या था, नॉर्मली गिर रही थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया था, 0। यहां मैंने बिल्कुल सरफेस के चिपका के भेजी है, तो ये पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्ट तो जब ही होगी, ये सरफेस कैसे है, पॉलिश, ये बिल्कुल चिपका के भेजी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं अप्रोक्सीमेटली मान रहा हूं कितना है, 90 डिग्री है, कितना है, 90, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, 0। इससे क्या बोलते थे, नॉर्मल इंसिडेंट रे, क्या बोलते थे, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंट, क्या बोलते हैं, बात आई समझ में, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंट रे। नॉर्मल इंसिडेंट रे क्या होती है, आई कितना होता है, ग्रेजिंग इंसिडेंट रे क्या होती है, आई कितना होता है, 90, आई 90, तो डेविएशन कितना हो जाएगा, 0। अगर आई 0 है तो डेविएशन कितना हो जाएगा, 180, डेविएशन कितना हो जाएगा, 180। आई बात समझ नहीं आई, व्हाट इट। तो अब और क्या ले लेते, क्या क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया। लाइट क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू विजुअलाइज द थिंग। कोई भी चीज को हम देख पा रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं, लाइट की वजह से। अब मेरे को एक यहां पे एग्जांपल दो, ये बैलून है, कौन से कलर का है ये, मान लो ये बैलून है रेड कलर का और ये बैलून है ब्लू कलर का, इस पे मैं लाइट गिर रहा हूं, लाइट गिर रहा हूं मैं, मान लो ब्लू टॉर्च है, ये दो बैलून है, एक रेड कलर का है और एक किस कलर का है, ब्लू कलर का है। मैंने इन पे क्या करी, टॉर्च गिरी, कौन सा बैलून पहले फटेगा, लाइट, तो लाइट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है भाई, एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो क्या रिलीज होता है, हीट, हीट रिलीज होगी तो बैलून क्या करेगा, बर्स्ट करेगा। तो बैलून किस केस में बर्स्ट करेगा, जिस केस में एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अभी मैंने आपको बताया ये ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये ब्लैक क्या कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्लैक इसलिए दिखाई दे रहा है, ब्लैक रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी कलर क्या कर ले रहा है, ये एब्जॉर्ब। रेड पे मैं क्या गिर रहा हूं, ब्लू, रेड पर दिख तो रेड रहा है, मतलब ब्लू के क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये ब्लू पे ब्लू गिर रहा हूं तो ब्लू को सारा क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट, 100% तो नहीं कर पाएगा पर 95% रिफ्लेक्ट कर देगा, तो 95% रिफ्लेक्ट कर दिया, तो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, रेड, तो कौन जल्दी फटेगा, रेड। बात समझ आ गई। तो लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किस लिए यूज होती है, विजुअलाइज करने के लिए थिंग को। अब लाइट किस किस पे, लाइट जो मीडियम होता है, क्या होता है, मीडियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू 1 मान लिया, दूसरे मीडियम क्या मान लिया, म्यू 2। तो किस किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी की मीडियम पे डिपेंड करेगी, यस। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी, नो। सेंस ऑफ कलर, नो। वेवलेंथ, बात आ गई समझ में। म्यू इजिकल टू में बता भी दिया, म्यू इजिकल टू में क्या होता है, सी बाई वी, सी क्या है,
स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v इजिकल टू में क्या होता है लैम्डा इंटू में f। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, क्या होती है सिंगल सोर्स, या जिसकी वेवलेंथ क्या होती है सिंगल, क्या होती है सिंगल वेवलेंथ होती है। व्हाइट लाइट क्या होती है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लाइट, क्या क्या होता है उसमें विबग्योर, क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लाइट ऑल वेवलेंथ। विबग्योर, विबग्योर पता है ना क्या होता है, लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है कितनी होती है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। कितनी होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। फिर क्या साइज किस पे डिपेंड करता है, वो formation of image does not depend upon the size of the mirror but visibility depend upon the size of the mirror। इसके बाद हमने क्या पढ़ा रिफ्लेक्शन, जो लाइट गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होगी उसको हमने क्या बोला रिफ्लेक्टेड रे, और जो परपेंडिकुलर है उसको क्या बोला नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस कितना होता है 90 माइनस आई। एंगल बिटवीन सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे 90 माइनस आर। बीच में एंगल कितना होता है 2i, कितना होता है क्योंकि i बराबर r होता है ना 2i मान लो, कितना होता है 2r। अब और क्या बड़ा एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बड़ा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है 180 माइनस 2i, कितना होता है 180 माइनस, जितने एंगल से जाना चाहिए था बट थोड़ी सी क्या हो गई डेविएट होगी, क्या होगी डेविएट, तो उसको क्या बोलते हैं 180 माइनस। आई बात समझ में। फिर हमने क्या पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, क्या पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। कितना होता है किन्हीं भी दो रे, इंसिडेंट रे थी रिफ्लेक्टेड रे थी, और क्या था किन्हीं भी दो का क्या निकालूंगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, तीसरे के साथ क्या करूंगा डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, खुद सोचो ना आई क्रॉस एन, ये एक्स और वाई में, आंसर किस में है जेड में, जेड और एक्स वाई का एंगल कितना होगा, ये एक्स वाई प्लेन है ये जेड है, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है ये पता है ना, क्रॉस होता है तो क्या आता है, क्रॉस होता है तो क्या आता है साइन, डॉट होता है तो क्या आता है कोस। यहां पे क्या आएगा डॉट में कोस, कोस 90 कितना होता है 0। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म समझ आ गया। अब क्या बोल रहा है फाइंड एंगल अल्फा। ये कोई मिरर था, ठीक है, ये भी एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है ये एक्स एक्सिस। कौन सा एंगल पूछा मेरे से निकालने के लिए अल्फा, कौन सा एंगल पूछा है अल्फा। ये एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, इंसिडेंट रे ये गिर रही है वाई एक्सिस ये है, इंसिडेंट रे और वाई एक्सिस के बीच में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। समझ आया क्या क्वेश्चन है, ये आपका क्या है मिरर है, ये जो ये लाइट है ये लाइट गिर रही है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री बना रही है। आपको पता है एक्स और वाई में कितना एंगल होता है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल टोटल कितना होता है 2i, कितना होता है तो 2i, 2i किसके बराबर हो जाएगा 90 प्लस 30, तो 2i कितना हो गया 120, तो i की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, i की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ये y एक्सिस है ये एक्सिस है, तो ये वाला एंगल कितना होएगा 90, ये वाला एंगल कितना होएगा, ये क्या है सरफेस ऑफ द मिरर, ये क्या है सरफेस, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे है रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में एंगल कितना होता है 90 माइनस आर या 90 माइनस आई, अभी बताया था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। ये ट्रायंगल बन गया पूरी, ट्रायंगल का सम कितना होएगा 180, मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस 90 माइनस आई प्लस
90 किसके इक्वल होएगा? 180 के। 90 प्लस 90 कितना हो गया? वहां जाके 180 माइनस 180 कितना हो जाएगा? 0। आई उधर जाएगा तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? आई के। आई कितना आया था? अल्फा कितना हो जाएगा? आई बात समझ नहीं आई भाई। ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे थी। ये क्या था? एक्स एक्सिस था, ये क्या था? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा? 90। 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का टोटल एंगल कितना हो गया? 120। और टोटल एंगल होता कितना है? 2i। टोटल एंगल होता कितना है? 2i। तो 2i किसके इक्वल हो गया? 120। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। अब मेरे को पता है ये क्या है? सरफेस है, ये रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड और सरफेस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 माइनस आई या 90 माइनस आर, कुछ भी लिख सकता हूं क्योंकि आई किसके इक्वल है? आर के। अब ये ट्राइंगल है, जो ये आपकी जो ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ये ट्राइंगल बन रही है, इसका जो सम होएगा वो कितना होएगा? 180। 180 कर दिया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। कितनी आ गई? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन समझना। दो मिरर है, यूं रखे हुए हैं, ठीक है। जो मिरर की लेंथ है वो कितनी है? 8√3 मीटर। कितनी है? और जो मिरर के बीच का गैप है वो कितना है? 0.8 मीटर। कितना है? ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। अब इसने ये बोला है, ये हो गई इंसिडेंट रे। क्वेश्चन समझना। दो क्या है? मिरर है जिनके बीच का गैप कितना है? 0.8 मीटर। और मिरर की जो लेंथ है वो कितनी है? 8√3 मीटर। इसके कोने पे लाइट गिरी, ये लाइट गिरी, गिरने के बाद क्या होएगा? रिफ्लेक्शन होएगा। रिफ्लेक्शन होएगा तो ये ऐसे लाइट यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी। आया ना? तो ये कितनी बार रिफ्लेक्ट होएगी उसने ये पूछा है। बात समझ आया क्वेश्चन? हाउ मेनी टाइम्स रे विल रिफ्लेक्ट, ये निकालना है हमें। फिर दोबारा समझाऊं क्वेश्चन क्या है। ये मिरर है, मिरर पे जो लाइट इंसिडेंट रे गिर रही है कितने एंगल से गिर रही है? 30 डिग्री से। कितने एंगल से गिर रही है? यहाँ पे अब क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट 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 रिफ्लेक्ट, तो कितने टाइम्स क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट होगी। उससे हम क्या बोल रहा है? ये बताना है। बात समझ आई? ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन देखो। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल से होगी? रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल से होगी? 30 से। तो ये वाला एंगल भी कितना होएगा? ये वाला एंगल भी कितना होएगा? 30 डिग्री। ये जितना इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस डिस्टेंस को क्या लेट कर लिया मैंने? कितना है? x। कितना है? x। अब सुनो, एंगल पता है मुझे, क्या पता है? एंगल पता है। सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला क्या होता है? जिस पे एंगल गिर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। बेस कितना है? 0.8। मुझे बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या यूज करेंगे? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे? 10। तो 10 30 डिग्री, कौन सा? 10 30 डिग्री किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? x। बेस कितना है? 0.8। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1/√3 किसके इक्वल होएगा? x अपॉन 0.8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8 अपॉन में √3 मीटर। 0.8 अपॉन में √3 मीटर। बात समझ आई नहीं आई? ये कौन सा डिस्टेंस आ गया? ये वाला। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये ऐसी रिफ्लेक्ट करेगी, आया ना, वापिस से, और ये इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मल। वापिस से एंगल कितना होएगा? ये 30, ये भी कितना होएगा?
30, वापिस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये x, क्योंकि एंगल तो सेम ही बन रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा केस, फिर ये फिर ये फिर ये, हर टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अब कितना ट्रैवल किया x, फिर कितना ट्रैवल करेगा x, बात समझ आई नहीं आई, हर टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है x, अब x डिस्टेंस कितनी बार ट्रैवल करा मुझे नहीं पता, तो मैंने कितनी बार मान लिया n बार मान लिया, कितनी बार मान लिया n बार, तो n टाइम्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x, वो किसके इक्वल होएगा 8√3 के, किसके इक्वल होएगा 8√3 के, n निकालना है, x कितना है 0.8 अपॉन में √3 इक्वल टू में 8√3, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8√3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में 0.8, पॉइंट से ऊपर 10 चला गया, 8 से 8 कैंसिल, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, मतलब टोटल बार जो रिफ्लेक्शन होएगा वो कितना होएगा 30 बार, कितनी बार होएगा 30 टाइम्स, बात आया समझ में। ये मिरर था, पहली रे गिरी कितने एंगल पे गिरी 30 डिग्री, अब सुनो अगर ऐसे नहीं करना, बिल्कुल सिंपल, x की वैल्यू आ गई, अब मान लो 10 चॉकलेट है और 100 रुपए है, एक चॉकलेट 10 रुपए की है, तो कितनी चॉकलेट आएगी 100/10, एक चॉकलेट 20 रुपए की है, तो मेरे पास खाली कितने रुपए है 100 रुपए, तो कितनी चॉकलेट आएगी 5 आएगी, वो 5 चॉकलेट कैसे निकाली 100 बाय पैसे जितने थे, अब एक बारी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 0.8 अपॉन में √3, तो इतने में कितना ट्रैवल करेगा 8√3, और इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो सेम ये बात पड़ेगी 8√3 अपॉन में 0.8 अपॉन में √3, √3 ऊपर गया, पॉइंट से 10 गया, 8 से 8 कट गया, कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा, हो गया। ये क्या था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, एनसीईआरटी वाले नहीं आएंगे। x निकाल लिया, x निकालने के बाद n की वैल्यू निकाली, टोटल टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया 30, कितना हो गया 30,